नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। आज बातचीत की शुरुआत मैं कर रहा हूं क्योंकि आज हमने शैली बदल दी। आज किसी का स्वागत नहीं होगा, किसी को नमस्ते नहीं होगी। आज मैं और अवनीश भाई चर्चा करेंगे। अवनीश भाई, बात का मुद्दा रहेगा वक्फ बोर्ड अधिनियम में आने वाले कुछ बदलाव, जिसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हुआ कुछ नहीं है, अभी संसद में टेबल भी नहीं हुआ है, अभी हम उसका मसौदा भी नहीं जान रहे हैं। बात बस इतनी सी निकली है कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पर कुछ करीबन ज्यादा नहीं 40 परिवर्तन करने को मंजूरी दे दी है। और उसके बाद से इकोसिस्टम में कांग्रेस लीग, अब उसे कांग्रेस कहना ठीक नहीं लगता, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस लीग, उसके पूरे इकोसिस्टम में खलबलाहट शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय का जो रहनुमा बनता है एक एनजीओ एआई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMPLB, उसने कहा है कि हम उसमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। और असदुद्दीन ओवैसी रजाकार ने धमकी दे दी है कि यह गलत बात हो रही है और यह दरअसल मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान तो इस देश में हमेशा से खतरे में है और पूरी दुनिया में खतरे में है, जब तक वह पूरी दुनिया को एक रंगा नहीं कर लेता है। बहरहाल अभी इस्लाम पर बात नहीं होगी, अभी वक्फ बोर्ड पर बात होगी। वक्फ बोर्ड का थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। और हर एक नासूर, भारत को दिया गया हर एक नासूर जिस एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, वह हमारा प्रथम प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हिंदू जो है, नेहरू ने ही इस नासूर का बीजारोपण किया था। 1954 में उसने वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया। हालांकि उस समय यह पूरी तरह फुल फ्लेजेड पास नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया नेहरू के चाहने के बावजूद। तो फिर 1955 में इसको अधिनियम को लाया गया और 1964 में बाकायदा ये प्रभावी हो गया। किंतु सबसे ज्यादा इस अधिनियम को जिसने नाखून दिए, पैने दांत दिए, और अब जो यह वक्फ बोर्ड अधिनियम लग रहा है कि इसे पलटना या इसमें सुधार करना लगभग नामुमकिन है, वह काम हमारे महान प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही वंस अगेन पंडित जी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिसे हमारे कुछ लकड़बग्घे हिंदू शेर चीते कहते हैं कि पंडित जी बहुत महान थे क्योंकि उन्होंने एक कलंकित ढांचे को गिराने में मदद की थी और वह चले गए थे पूजा करने। यह मत भूलिए, आजकल के जो लोग हैं, जेन जी के लोगों के लिए खास तौर से मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की एकमात्र सरकार रही जो 5 साल पूरे अल्पमत में रहते हुए भी चली, पूरी ठसक के साथ चली। और शायद आखिरी के 1 आध साल में उन्होंने बहुमत जुगाड़ लिया था। उसी समय कई सारे कांड हुए, जिसमें एक बहुत भयानक कांड सूटकेस कांड है, जिसमें हमने पहली बार जब हम किशोर थे हमने देखा था अखबारों में बाकायदा सूटकेस में, और उसमें नाम किसका था? झामुमो के फाउंडर यानी शिबू सोरेन उर्फ गुरु जी, जिनके सुपुत्र अभी फिलहाल हवालात काटकर फिर से एक बार झारखंड की सेवा करने पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सेवा भाव से पीड़ित हैं। वह झारखंड की सेवा किए बिना रह नहीं पाएंगे। उन्होंने 1995 ईस्वी में, यानी नरसिम्हा राव ने 95 में वक्फ बोर्ड को ऐसे नाखून और दांत दिए जिसके निशान अब पूरे देश में दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है जिसके पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। जी हाँ, इससे ज्यादा जमीन केवल रेलवे और आर्मी के पास है। इससे आप संकट को समझ सकते हैं, इससे आप इसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। और अभी केवल मोदी सरकार ने एक तार छेड़ा है। हो सकता है वो 10 दिन तक इस अधिनियम को पेश भी न करें, लेकिन इससे जो खलबली मची है, अवनीश भाई क्या लगता है आपको, मोदी सरकार करेगी टेबल? और वो जो 40 परिवर्तन है वो सचमुच के परिवर्तन होंगे या वो दिखावे के? मतलब क्या लगता है, क्योंकि मोदी तो मुल्ला हो गए हैं और मोदी तो सबका साथ सबका विकास में सब कुछ भूल गए हैं, नहीं? दो तरह की। ये बताइए, मोदी 1 कुछ नहीं कर पाए, मोदी 2 कुछ नहीं कर पाए, अब तो 240 वाले मोदी हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने पंडित नरसिम्हा राव जी के योगदान को जो उन्होंने 95 में किया उसको बताया,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो जो बाबूजी हैं, उनका सूटकेस, अरे आचार भी याद करिए ना। वो जो लंदन वाले पाठक साहब थे, उन्होंने जो घूस और दलाली का मामला सामने लाया था। बहरहाल आप सोचिए जरा, कितना भोला भाला छोटा छा नन्हा छा बालक है हिंदू जनमानस और उसकी भावना। मैं यहां व्यंग नहीं कर रहा हूं, खुद के अपने चेहरे को आईने में देख रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नरसिम्हा राव ने 1992 में पूजा करते हुए कुछ कर दिया और एक सफेद रंग की चूना पुती हुई इमारत जो है वो गिर गई, तो हिंदू कहता है कि आहा पंडित जी ने क्या शानदार पूजा की। लेकिन वही जनमानस ये भूल जाता है ना व्यालोक भाई, कि उसी नरसिंह राव ने ये भी कहा था कि हम उस कलंकित ढांचे का जो नाम था, उस नाम की एक मस्जिद तामीर कराएंगे। ये भी कहा था, नरसिंह राव ने कहा था। और जब 1992 में ये यश कमा रहे थे, सो कॉल्ड यश कमा रहे थे नरसिंह राव, तो 1995 आते आते इसी वक्फ बोर्ड को आपने जो कहा कि पैने दांत और तीखे नाखून दिए। साहब आपने पूरा इतिहास बता दिया। हम 4 मरे 5 घायल वाली बातचीत करते नहीं। हम ये नहीं बताने को बैठे हैं कि आंध्रा में पूरा गांव कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जहां की एक भी मुसलमान नहीं रहता था, जहां की सनातन का एक भव्य मंदिर है। ये सारी चीजें ठीक है साहब, सब ठीक है। नेहरू ने पैदा किया, नरसिम्हा राव ने उसको बढ़ाया, तो साहब परिवार नियोजन तो अच्छी चीज है ना। नरेंद्र मोदी नसबंदी करने जा रहे हैं। और एक चीज सवाल है, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं, अरे सुनिए तो महाराज, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस समय ये वीडियो जा रहा होगा उसके आसपास हो सकता है संसद का आज की कार्रवाई, आज का दिन शुरू हो जाए। भाजपाइयों में एक बड़ी बदमाशी है। इनके गृह मंत्री कहते हैं जरा क्रोनोलॉजी बांचिए, क्रोनोलॉजी बांचिए। हम भी एक क्रोनोलॉजी बांच रहे हैं। ये 5 अगस्त का मामला क्या है भाई? 5 अगस्त को आप 370 जो है उड़ा डालते हैं। 5 अगस्त को आप बैठ के श्री राम लला विराजमान के मंदिर का शिलान्यास कर डालते हैं। और 5 अगस्त को आप व्यालोक और अवनीश को मजबूर कर देते हैं कि बैठ के वक्फ बोर्ड की नसबंदी पर बात करें। तो देखिए ऐसा है, ये तुक तुभा ऐसे नहीं है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रपोजल को ऑलरेडी उठाया जा चुका है और सहमति बनाई जा चुकी है। अब एक चीज जरा सोचिए, आपने बार बार कहा 40 अमेंडमेंट, किसी ने गिना नहीं। अरे हम तो वो लोग हैं कि हमारे घर में कितनी कुर्सियां झटके में पूछना तो उसकी गिनती पूरी नहीं होती लोगों के पास। कुछ तो इतने बड़े बड़े वाले हैं व्यालोक भाई, पूछ लीजिए आपके घर में कितने कमरे हैं तो कहेंगे अच्छा बाबू का कमरा, पुल्लू का कमरा, छुल्लू का कमरा, तब जाके बता पाएंगे, एक झटके में नहीं बता पाएंगे। तो ये 40 की संख्या 39 है, 41 है, ये भगवान जाने। लेकिन एक चीज तो है, अगर 40 ऑपरेशन किसी मरीज के किए जा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि बीमारी बड़ी गंभीर थी साहब, बड़ी गंभीर बीमारी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेना और रेलवे के बाद जो है सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की। अरे भाई वक्फ दान होता है, आपको पता है ना। और आप सोचिए कि तलवार के डर से शलवार धारण करने वाले, भाई भारत में मौजूद मुसलमानों की यही व्याख्या है, परिभाषा है, सॉरी व्याख्या क्या नहीं, परिभाषा है कि तलवार के डर से या तो शलवार पहनी है और नहीं तो औरंगजेब के प्रति पुरुष 2 रुपया, प्रति पुरुष 4 रुपया और प्रति महिला 2 रुपया। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, किताब से चलता है ये मामला, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री मानते हैं ना। और 2 बोरी चावल तो मान लीजिए व्यंग में हमने नहीं देखा कि काला नमक दिया कि कौन सा चावल दिया, लेकिन औरंगजेब का दस्तावेज ये तो बताता है ना 2 रुपए और 4 रुपए में बड़े अब्बू और बड़ी अम्मियां बदली गई। तो भैया ये बताओ इतना वक्फ कहां से पैदा कर दिया? सच्चर कमेटी का मरसिया नवाखानी तबर्रा करते हो, मुहर्रम मनाते हो, मियां ये बताओ कि इतना माल आया कहां से?
कि तीसरे सबसे बड़े संपत्ति के मालिक बन गए। लैंड जिहाद साहब, ये जो छोटा मोटा धामी सरकार ने 5,000 एकड़ मुक्त करा लिया, फलाने ने फलाने करा दिया, योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, कितना चलाएंगे बुलडोजर? याद आ गया, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तुम कितने बुलडोजर चलाओगे, हर जगह जमीन निकलेगी। और साहब ऐसे ही थोड़ी ना तीसरे सबसे बड़े वाले बन गए। सवाल यह है कि यह बेहद गंभीर बीमारी इस देश में पल रही थी, जिसके जिम्मेदार पंडित नेहरू, और मैं चाहूंगा बार बार जब जब मैं नेहरू के आगे पंडित लगाता हूं, दो चार हमारे सम्मानित दर्शक नीचे आके मुझे डांट जाता है, अवनीश जी पंडित मत लगाइए, मुझे गाली खाना अच्छा लगता है, डांटिए। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि इसी देश ने लगातार इन तमाम दशकों में उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंटल हिंदू था, जैसे आपने कहा, उसको पंडित बना रखा, और उसके घर का एक रोशन चिराग इस देश के 141 करोड़ लोगों की जाति पूछता है ब्यालोक जी, लेकिन अपनी जाति नहीं बताता। और जात तो छोड़ दीजिए, अब तो मजहब पर भी सवाल है। तो ये पूरा इकोसिस्टम चिल्लाएगा साहब, अभी सड़कों पे होंगे। और एक चीज मैं बता दूं, मैं दूसरा शाहीन बाग तैयार होते हुए देख रहा हूं, लेकिन आनंद तो तभी आएगा साहब। तुम कितने शाहीन सजाओगे, ऑपरेशन ऐसे ही होगा, क्योंकि बीमारी तुम्हारी गंभीर है। दवा से नहीं माने तुम, दवा से मानने वाले भी नहीं हो। अच्छा, इसमें एक जो सबसे मजे की बात लग रही है कि मोदी जी वह कुछ तो बदमाशी करते हैं, और कुछ बदमाश तो हैं। वो सफेद दाढ़ी में जो हंसी उनकी लगती है ना, वो थोड़ा बदमाशी तो करते हैं। अब देखिए, इसमें वक्फ वाले में जो आपने कहा 40 वाला, तो वो 40 का हिसाब कुछ वैसा ही है जैसा यूपी चुनाव के समय भाई लोगों ने देख लिया था कि योगी जी ने 30 की लिस्ट पर आपत्ति जताई थी, और योगी जी ने उन्हीं को बिठा कर लिखा था। तो हो सकता है कैबिनेट में, हालांकि कैबिनेट से ये कोई मंत्री भी बता सकते हैं, ये खबर आई है तो कैबिनेट में पास होने के बाद तो हो सकता है 40 हो। अब उस पर बहस नहीं करनी है, लेकिन जो भी है, इसमें सबसे प्रमुख जो एंगल है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब इसी को लेके मैं कहता हूं कि वो बुढ़ऊ बदमाशी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस्लाम का जो सबसे अभेद्य होना इसलिए है कि यहाँ महिलाओं की जिंदगी दोयम दर्जे की होती है, और इसमें कोई बहस की बात नहीं है। कोई आरफा, कोई सायमा मुझे बता दें, वो लोग अपने अपने, वो लोग 0.01% है। बाकी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति दोयम क्या, तिरहम चौरहम दर्जे की होती है। और ये तो मतलब उनकी किताबों में है कि जान से बनाया, और वो 2 दर्जे की है, 2 औरत बराबर एक खाली किताब में है साहब, खाली किताब में है। आपने जैसे ही दोयम कहा वैसे ही हम टोकने वाले थे। अरे 4 के बाद तो गिनती शुरू होती है, 4 तो ऑफिशियल परमिशन है साहब। पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, अब इससे आगे संस्कृत में हम धारापुरा और गिनती नहीं गिन पाएंगे। तो सच्चर आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, उसके मद्देनजर मोदी सरकार इसमें जो सुधार कर रही है उसमें है कि अब हर एक वक्फ बोर्ड में 2 जनानियों को रखा जाएगा। आप बताइए, जिस इस्लाम में 2 जनानी बराबर एक मर्द माना जा रहा है, जिसमें गवाही तक को नहीं किया जा रहा है, ये क्या बवाल ये नया मचा दिया भाई? मतलब आप इस्लाम की जड़ों पर ही प्रहार कर रहे हैं भाई। आपने एक मिनट, आपने वो 3 तलाक सिस्टम हटा दिया। आपने अब कह रहे हैं कि आप वक्फ अधिनियम में इसमें करेंगे। आप मुस्लिम महिलाओं के बीच जा रहे हैं, जिसके बाद आपको मौलाना मोदी और तमाम उपाधियां भी मिली। आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गाली खा के भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि जब तक इस समाज के अंदर से ये समझ न विकसित हो, तब तक हम लोगों का कितना भी हल्ला गुल्ला करना बेकार होगा। और ये लोग इसी तरह तलवार लेकर, अभी जैसे हाल ही में एक राज्य में एक नौजवान ने गर्दन उतार दी और उसने कहा कि ये मेरा डिवाइन राइट है कि अगर मोहम्मद के खिलाफ कोई कुछ बोले, मेरे मजहब के खिलाफ कोई बोले, तो मैं उसका सर कलम कर दूं। अब ये जो मानसिकता है, इसको आप लगातार उस समाज के अंदर से जब तक नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि जब महिलाओं को लाया जा रहा है फोकस में,
तो घरों में जब बातचीत शुरू होगी, और बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव में भाजपा को वोट कर दिया तो किसी के मियाँ ने उसको घर से निकाल दिया, किसी के मियाँ ने तो हलाक ही कर दिया। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस इस्लाम में महिलाओं को बिल्कुल काट के रखा गया, अब ये सरकार हर एक जगह महिलाओं की ही उपस्थिति दर्ज करवा रही है। हाँ व्यालोक भाई, आपने कहा कि क्या सोचते हैं, उससे पहले मैं एक देखता हूँ, सोचने से पहले जरा देख लूं। मैं कल्पना कर रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की एक बैठक हो रही है। भाई एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, तमाम स्टेट वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की बैठक हो रही है। अब वो बांस की तीलियों से बनी हुई वो चटाई बीच में लटका करेगी, क्योंकि अब तो जनानियां बैठेंगी वहां पर। तो ये तो मैंने देखा, अद्भुत दृश्य होगा। क्या ही दृश्य होगा साहब। फरजाना बैठेंगी, फरजाना की अम्मी बैठेंगी, ऐसी तमाम बेटियां वहां बैठेंगी, अपने हक हकूक की बात करेंगी। और एक चीज, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी मौलाना साहब को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, जब राइट टू प्रॉपर्टी के हक की बात होती है तो कूद के यही मौलाना कहते हैं, साहब देखिए आपके यहाँ लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता हिंदुओं, हमारे यहाँ तो लड़कियों को ऑलरेडी अधिकार है। तो साहब मोदी जी ने वही बात तो आगे बढ़ा दी है, घर की संपत्ति पे अधिकार है तो जो दान दिए हो। भाई वक्फ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। शाब्दिक मतलब इसका ये होता है वक्फ का। आप सोचिए लैंड जिहाद से कैसे जुड़ा हुआ है ये, अपने मूल शाब्दिक अर्थ से ही यह जुड़ा हुआ है कि लैंड जिहाद है। वक्फ का मतलब होता है व्यालोक भाई, रुकना, ठहर जाना। थोड़ा और फिलोसफिकली घुसेंगे तो अल्लाह के नाम पर दान दे देना, लेकिन पहले रुक जाना, ठहर जाना। व्यालोक जी का खेत वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठहर जाओ, रुक जाओ मौलाना। और जरा आप मतलब मजाक देखिए, भद्दा मजाक देखिए। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को घोषित कर देगी और उसको किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चैलेंज कहां करेंगे? इनकी अपनी कोर्ट में आपको चैलेंज करना है। और अब आपको साबित करना रहेगा साहब, अभी तक इसलिए कि अमेंडमेंट नहीं हुआ है, अभी तक आपको यह साबित करना पड़ेगा कि ना 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 ये वक्फ की नहीं है, ये हमारी है। और किसको साबित करना पड़ेगा? उन्हीं को साबित करना पड़ेगा जिन्होंने हड़प लिया, जो ठहर गए, रुक गए, वक्फ कर गए। अबे भैया, एक तरफ सच्चर कमेटी में कहते हो खाने को दाना नहीं है, दूसरी तरफ इतने लाखों लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ किए बैठे हो, कहां से आ गया भैया? अब यहां पर गंभीरता से कुछ बातें बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग व्यालोक भाई इस बात से चिंतित होंगे, फिर 40 अमेंडमेंट करके क्या हो जाएगा? वक्फ बोर्ड खत्म क्यों नहीं किया? खत्म कर देंगे तो मरीजे खत्म हो जाएगा, तब तो फिर राम नाम सत्य है कर देना पड़ेगा आपको महाराज। अरे अभी 40 ऑपरेशन होगा, 40 ऑपरेशन के बाद उसमें से 2-4 ऑपरेशन गलत होगा, एक आध में टांके टूटेंगे, 2-4 में पस मवाद बनेगा, उसके बाद होगा कि अरे भाई साहब तो फिर मामला भगंदर टाइप हो गया। अब पता नहीं भगंदर कहां से होता है, हम नहीं जानते। तो अब उसका फर्दर इलाज होगा, और फर्दर इलाज होते होते इतने ऑपरेशनों के बाद मौलानाओं की चिंता बिल्कुल सही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देने की कवायद है। अवैध है तो खत्म हो जाएगी, आयु पूरी हो गई है तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज का हमारा थंबनेल बोलता है नेहरू ने पैदा किया, नरसिम्हा राव ने बढ़ाया, और अब होगी नसबंदी। परिवार नियोजन बहुत अच्छी चीज है, इसका क्या मतलब भैया सारे बच्चों को उठा ले जाएंगे? नहीं ना, धीरे धीरे, लाहे लाहे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए। पहले गुल, फिर गुलबदन, फिर गुलबदामा होंगे ना। तो साहब ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिवर्तन है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपने जो कहा कि 40 ऑपरेशन क्यों वक्फ बोर्ड को खत्म क्यों नहीं किया, तो एक दो ऐसे क्विक रिएक्शंस मैं हिंदूवादी शेर चीते लकड़बग्घों के दे रहा हूं। जैसे जब हज की सब्सिडी खत्म हुई तो उस पर टिप्पणी आई कि हज की सब्सिडी खत्म कर दी, कोटा तो बढ़ा दिया। अब ये लोग हर एक चीज के जानकार होते हैं। प्रॉब्लम ये है, सीए कर दिया तो 4 साल क्यों नहीं किया? लाखों लाख मुसलमान सड़कों पर उतरे थे सीए के खिलाफ।
6 महीने तक भंडारा चला था साहब। आप शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग छोड़ दीजिए, दरभंगा जैसे शहर में एकदम जो नस है दरभंगा की, जो हाईवे है, वहां पर तंबू कनात लग गया था। बलिया में लगा होगा, सब जगह लगा होगा, बक्सर में लगा होगा, पूरे देश में ये बवाल मचा था। कितने हिंदू लकड़बग्घे टेंट कनात लेके आ गए कि नहीं नहीं सीए बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो खैर, अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैंने ये त्वरित टिप्पणी की। अंतिम मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अवनीश भाई, उसके बाद आप देकर इसको क्लोज करेंगे, हम लोग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मोदी सरकार को फुल मेजोरिटी दे देना ही ठीक था। कहीं गलती हो गई ये 240 देके। भाई मोदी जी का कहा था कि इस बार बहुत बड़े-बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे और बहुत ये, और कहीं से कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है कि भाई एनडीए की सरकार है या जो लोग थे कि ये सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू तो अधिकतर फैसलों के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। और वक्फ बोर्ड पर कोई भी आपत्ति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वक्फ बोर्ड के पीड़ित हर एक राज्य में हैं और हर एक दिशा में हैं और हर एक धर्म में हैं। भाई केरल में, आंध्र में, बाकी सदर्न राज्य में तो ईसाई इससे पीड़ित हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये धर्म विशेष पर बात हो रही है या मजहब पर हो रही है या कुछ पर हो रही है। आप एक ऐसा कानून, मतलब इस देश में चला क्या है भाई? कैसे आप ऐसा कानून बना सकते हो कि मैं कहीं जाके कब्जा कर लूं और फिर जिस पर की जमीन पर मैंने कब्जा किया है उस जमीन वाले की ये जिम्मेदारी हो कि वो साबित करे कि मैंने कब्जा नहीं किया है। और इतने पर बस नहीं है, इस मामले की सुनवाई बाकी किसी कोर्ट में नहीं होगी, आपको वक्फ बोर्ड की शरण में ही जाना पड़ेगा। मतलब जिसने डकैती की है उस डकैत को जाके कहिए कि न्याय करो। कमाल की कांग्रेस लीग की बुद्धि है भाई, और इस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था। अभी तक किसी ने इस बात को नहीं सोचा। धन्य है सोशल मीडिया और धन्य है तकनीकी क्रांति जो अब ये सारी बातें खुले में आ रही हैं, कांग्रेस के कुकर्म एक एक कर सामने आ रहे हैं। मेरा यही टेक था। अवनीश भाई, आप अपनी अंतिम बात कहें और उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। बिल्कुल। अरे आपने कहा कि साहब हम लोग बता चुके ना कि कहीं भी घोषित कर दिया। आंध्रा वाला जिस गांव का मैं बात कर रहा हूं वहां पर मामला खुला कैसे? एक बेचारा, उसको जरूरत थी पैसों की, शहर में सेटल हो रहा था, गांव का खेत था, उन्होंने कहा कि भैया इसमें से कुछ निकाल देते हैं हिस्सा। रजिस्ट्री करने पहुंचा रजिस्ट्रार ऑफिस, सारा कागज पत्तर तैयार था, पिता साथ में थे, पिता की सहमति थी, परिवार की सहमति थी। गया कि भैया ये कुछ हिस्सा हम रजिस्ट्री कर दें, कुछ पैसे मिले तो हम अपने शहर में कुछ कारोबार, कुछ इस तरह की चीजें सेटल करें। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में गया तो पता चला कि साहब उसकी जमीन जो है उसकी है ही नहीं है, ये तो वक्फ की जमीन है। तो भैया इससे पहले कि वक्फ बोर्ड खत्म क्यों नहीं हो जा रहा है, मैं भी सोच रहा हूं कि अपना खसरा खतौनी उठा के चेक कर लूं कि हमारा खेत, हमारी जमीन हमारे पास है कि नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है। उठो, जागो और अपने खसरा खतौनी तक पहुंचने से पहले मत रुको भैया, और तब सोचो कि ये 40 अमेंडमेंट अगर आ रहे हैं, और इस अमेंडमेंट में जो सबसे प्रमुख है, महिलाओं की हमने भागीदारी की बात कर ली, जो प्रपोज्ड है, हम फिर बार बार कह रहे हैं प्रपोज्ड है, उसमें यह है कि आप बिना वेरिफिकेशन के सक्षम अधिकारी, सक्षम जो स्थान है या ऑफिस है, उससे आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। फिजिकल और डॉक्यूमेंटल दोनों वेरिफिकेशंस होंगे। आप मौलाना साहब, हजरत आप अपना घर, अपना मकान, अपना कुआं, अपना बगीचा, अपना पेड़, उस पेड़ का फल वक्फ करिए, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड, स्टेट हो चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करेगा तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना होगा। यानी कि अब अगर व्यालुक और अवनीश के किसी खेत, जमीन, मकान को तुम हड़पोगे वक्फ करके, ठहर के, तो तुम्हें पहले हमारे जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ये बताना पड़ेगा कि हाँ साहब ये वक्फ है, इसको
हजरत फलाने वल्दियत फलाने ने खुदा के नाम पर गरीब मुसलमानों के कल्याण हेतु दान किया है, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस उसका वेरिफिकेशन करेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण, और यहां से कब्जा समाप्त हो जाएगा। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये 40 अमेंडमेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका क्या निदान है। दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं किसी भी ऐसे फैसले में, एक कि आज के बाद यानी उस फैसले के लागू होने के बाद और उसके पहले। और देखना ये होगा व्यालोक जी, बहुत सारी चीजें इसमें अध्ययन करने की होंगी। जब औपचारिक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जब ये बिल का ड्राफ्ट आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा कि साहब अब तक जो हैसियत बनाई जा चुकी है और जितना अन्याय हो चुका है, जितनी जमीनें हड़पी जा चुकी है, मुझे पूरा भरोसा है कि सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि एक चीज, कोई चुनाव नहीं है, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है, सरकार बन गई है। और एक चीज और बताऊं साहब, मैंने शुरू में कहा था मोदी 1 में नहीं कर पाए, 2 में नहीं कर पाए, 3 में तो नीतीश जी नाराज हो जाएंगे, चंद्रबाबू नाराज हो जाएंगे। मैं वाकई बताऊं, यह सुखद स्थिति है इस देश की कि कम से कम एक बहुमत लायक राजनीतिक दलों की संख्या ऐसी है जो राष्ट्र प्रथम के भाव से इस देश में काम करने को तैयार है। और यही वजह है कि हमको, आपको व्यालोक जी, नरेंद्र मोदी की इस तीसरी सरकार में ऐसा लगता ही नहीं है कि एनडीए की सरकार है। हालांकि ये सच है कि 2014 में भी एनडीए की ही सरकार थी, मंत्री और पार्टियों के थे, 19 में भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। तो बिल्लियों के भाग से छीके नहीं टूटा करते। इस उम्मीद के साथ मरीज को पहले अस्पताल में एडमिट होने दीजिए। ऑपरेशन वाला मरीज मेडिकल टर्म में पहले पेंट किया जाता है, उसको पेंट बोलते हैं, मालूम है? पेंट किया जाता है, पूरे शरीर के बाल हटाए जाते हैं, और उसके बाद उस पर टिंचर उंचर पोता जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, फिर ओटी में जाता है, फिर कट्स लगाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि उस परंपरा को कायम रखते हुए ये वीडियो जब तक दर्शकों तक जाएगा, व्यालोक जी, बहुत सारे लोगों को ये कहने का अवसर दे ईश्वर कि अरे अरे ऑलरेडी पेश हो गया, आप लोग दूसरा वीडियो बनाइए। ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन फिर वही कहूंगा, ये साहब 5 अगस्त और बम फोड़ने का ये नाता। अब मित्रों, हर साल 5 अगस्त की प्रतीक्षा रहेगी। अगस्त वैसे भी बड़ा पावन महीना है। तो व्यालोक जी, मुझे लगता है कि तो हजरात, वक्फ बोर्ड की कपाल क्रिया का समय आ गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें समय के साथ उसकी गति में, उसके प्रवाह में, क्योंकि हम तो सनातन काल यात्री हैं, सनातन प्रवाह को मानते हैं। तो बहुत चीजें हमने देखी हैं, बहुत चीजें देखेंगे। लेकिन एक सबसे खुशी की बात जो आपने बताई कि कम से कम 2-3 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्र प्रथम को देख रहे हैं और जो बिना डरे, बिना किसी हिचक के इस तरह के काम कर रहे हैं, और यही सब बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इसके आगे भी बहुत सारे 5 अगस्त आएंगे और बहुत सारे 5 अगस्त वाले काम आएंगे। दर्शकों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। व्यालोक जी, अभी के लिए इतना। एक शेर सुनाने का मन कर रहा है। सुनाइए प्लीज। चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, चला जो तीरे नजर नीम कश, मन हल्की सी चुभन, चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा वक्फ बोर्ड पर, अब देखा जाए कि मरीज कब एडमिट होता है और कब उसके 40 ऑपरेशन शुरू होते हैं। 40 हैं, 42 हैं, 4 हैं, आई डोंट नो, वो बाद में हम लोग उस पर फिर फॉलो बिल्डियो करेंगे। व्यालोक भाई, आप मुझे धन्यवाद दीजिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हम दोनों मिलकर दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।